अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफ़ीक और मैं आपको लिसन एंड स्पीक इंग्लिश के एक नए लेक्चर के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअलिंग पे खुश आमदीद कहता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लिसन टू उर्दू एंड स्पीक इंग्लिश यानी उर्दू सुने और अंग्रेजी बोलें सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 27 यानी सबक नंबर 27 का आगाज कर रहे हैं। तो आइए सीखते हैं 4 लेटर वर्ड्स नेम ऑफ थिंग्स। ये पिक्चर देखें, ये एक लैंप की पिक्चर है, यानी एक बल्ब जल रहा है किसी स्टैंड के ऊपर, तो इसको लैंप बोलते हैं या कुमकुमा भी बोलते हैं उर्दू में, लेकिन हमने इंग्लिश में ही सीखना है तो इसको कहते हैं लैंप। लैंप लैंप। नेक्स्ट पिक्चर है, ये हथेली की पिक्चर है और हथेली को इंग्लिश में कहते हैं पाम। ये एल और एम इकट्ठा आ रहा है। इंग्लिश में जब एल और एम इकट्ठा आए तो एल साइलेंट होता है, यानी एल खामोश होता है, इसको नहीं पढ़ते। तो हथेली को इंग्लिश में कहते हैं पाम। पाम पाम। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। तो ये जूता है, तो जूते को इंग्लिश में, यानी एक जूते को इंग्लिश में कहते हैं शू। SHOE शू। शू शू। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। तो ये देखें, ये समंदर है और यहाँ पर आपको बहरी जहाज खड़े नजर आ रहे हैं। तो समंदर के किनारे जहां पर बहरी जहाज खड़े होते हैं उसको कहते हैं पोर्ट या फोर्ट। PORT पोर्ट। तो बाज़ औक़ात इसके साथ सी पोर्ट भी लगा देते हैं। तो क्योंकि कोई ऐसी जगह भी होती हैं जहां पर सामान वगैरह उतारा जाता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन के पास, तो उसको ड्राई पोर्ट कहते हैं। तो जो समंदर के किनारे जहाँ पर सामान उतारा और चढ़ाया जाता है दूसरे मुल्कों में भेजने के लिए या दूसरे शहरों में भेजने के लिए, तो उसको हम सी पोर्ट कहते हैं यहाँ पर। तो या खाली पोर्ट भी कह सकते हैं आप। तो ये हमें नजर आ रही है पोर्ट। पोर्ट पोर्ट पोर्ट। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये आपको एक बतख नजर आ रही है, लेकिन ये इसका बतख से बड़ा साइज है। बतख के बारे में आप पढ़ के आए हैं कि उसको इंग्लिश में कहते हैं डक। तो ये डक से बड़ा होता है और ये आबी परिंदा है, यानी ये पानी के ऊपर तैरता है और झीलों और समुद्रों के किनारे ये रहता है, तो इसको कहते हैं स्वान। तो उर्दू में इसको कहते हैं हंस। तो लेकिन हमें इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं स्वान। स्वान स्वान। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 4 लेटर वर्ड्स लर्न टुडे। जो आज हमने वर्ड सीखे हैं या शब्द सीखे हैं, उनके सिंगुलर और प्लूरल पढ़ने जा रहे हैं और बगैर पिक्चर के देखेंगे कि एक को क्या कहते हैं और एक से ज्यादा को क्या कहते हैं। तो ये सिंगुलर मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर प्लूरल लिख रहा हूँ। तो ये है लैम्प, लैम्प्स। पाम, पाम्स। शू, शूज। ओट, ओट्स। स्वान, स्वान्स। तो ये लैंप है या जिसको उर्दू में चिराग भी कह सकते हैं, और ये बहुत से चिराग। पाम हथेली और पाम्स हथेलियां। शू का मतलब जूता, शूज का मतलब जूते। पोर्ट का मतलब है बंदरगाह और पोर्ट्स का मतलब है बंदरगाहें। स्वान का मतलब है हंस और स्वान्स का मतलब एक से ज्यादा हंस। तो आगे चलते हैं। अब हम इंग्लिश वर्ब्स पढ़ेंगे। स्पेशल फॉर्म पढ़ते हैं जो कि इन्फिनेटिव है, जो कि काम को बयान करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले है टू लॉक, ताला लगाना। टू लव, मोहब्बत करना या प्यार करना। टू ओबे, कहना मानना, हुक्म मानना या अताअत करना। तो अब हम इसकी 3 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, V1, V2, V3। तो लॉक, लॉक्ड, लॉक्ड। लव, loved, loved। obey, obeyed, obeyed। तो मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं ताकि आप इसको याद कर लें। इसको आपने रट लेना है क्योंकि इसने आगे डायलॉग्स में, कन्वर्सेशन में, गुफ्तगू में इस्तेमाल होना है। लॉग, लॉग्ड, लॉग्ड। लव, लव्ड, लव्ड। ओबे, ओबेड, ओबेड।
तो अब हम जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसका इस्तेमाल करते हैं, पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस में, फिर नेगेटिव सेंटेंस में, यानी नेगेटिव वर्ब्स पढ़ेंगे और फिर शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं नेगेटिव ऑफ वर्ब्स। पॉजिटिव सेंटेंस, लॉक, ताला लगा दो या ताला लगा दीजिए। लव, प्यार करें, मोहब्बत करें, या प्यार करो, मोहब्बत करो। ओबे, हुक्म मानो, कहा मानो या अताअत करो। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, डू नॉट लॉक, ताला मत लगाओ। डू नॉट लव, प्यार मत करो। डू नॉट ओबे, कहना मत मानो या अताअत मत करो, या कहा मत मानो। और नेक्स्ट आप इसकी शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं, डोंट लॉक, ताला मत लगाइए। डोंट लव, प्यार मत कीजिए। डोंट ओबे, हुक्म मत मानिए। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस 3। यानी हम क्या करते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस में एक वर्ब को सिलेक्ट करते हैं और उसके साथ अल्फाज का अजाफा करते चले जाते हैं और सेंटेंसेस बड़े होते चले जाते हैं। ये हमारा स्पोकन इंग्लिश की तरफ एक कदम है, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़बान के ऊपर इन फिक्रात को चढ़ा लें, मुंह पे चढ़ा लें, और हमारे जो मसल्स हैं वो मुंह के, ज़बान के, वो इनके मुताबिक बन जाएं। तो ज़रा देखिए, ज़रा सिलेक्टेड वर्ब है आज का बॉयल, इसकी सेकंड फॉर्म है बॉइल्ड और थर्ड फॉर्म है बॉइल्ड। बॉयल का मतलब होता है उबालना। किसको उबाल सकते हैं, पानी को उबाल सकते हैं, अंडे उबाल सकते हैं, दूध उबाल सकते हैं, या इस तरह से कोई भी माया चीज, लिक्विड चीज, उसको हम बॉयल कर सकते हैं। तो बॉयल मीन उबालना। इससे जरा करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म होगी तो इस एक किस्म का हुक्म होगा कि उबालें या उबाल दीजिए। तो पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ते हैं सबसे पहले, बॉयल, उबालो या उबाल दीजिए। नेक्स्ट है बॉयल फ्रेश एग्स। फ्रेश यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। तो बॉयल फ्रेश एग्स, ताज़ा अंडे उबालिए या उबाल दीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब हमने इनके साथ तादाद साथ लिख दी है, बॉयल टू फ्रेश एग्स, दो ताज़ा अंडे उबालिए। नेक्स्ट हमने अजाफा कर दिया है, बॉयल टू फ्रेश एग्स फॉर मी, दो ताज़ा अंडे मेरे लिए उबालिए। नेक्स्ट है बॉयल टू फ्रेश एग्स फॉर मी इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त मेरे लिए दो ताज़ा अंडे उबालिए। नेक्स्ट है मॉम, अम्मी जान, बॉयल टू फ्रेश एग्स फॉर मी इन द मॉर्निंग, मेरे लिए सुबह के वक्त दो ताज़ा अंडे उबालिए। तो मैं इसको दोबारा से पढ़ता हूँ और आप इसको याद कर लीजिए। आप देख रहे हैं कि कैसे हम एक एक लफ्ज़ का इजाफा कर रहे हैं और हमारा सेंटेंस बड़ा होता चला जा रहा है। तो हम इसको डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। बॉयल, उबाल दीजिए। बॉयल फ्रेश एग्स, ताज़ा अंडे उबालिए। अब मैं इसका तर्जमा नहीं करूंगा, बस मैं खाली पढ़ूंगा इसको। बॉयल, बॉयल फ्रेश एग्स, boil two fresh eggs. Boil two fresh eggs for me. Boil two fresh eggs for me in the morning. Mom, boil two fresh eggs for me in the morning. तो आगे चलते हैं हम। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं, यानी जिसमें हमने इसको मना करना है। तो जरा देखें, डू नॉट बॉयल, मत उबालिए या मत उबालो। डू नॉट बॉयल बैड एग्स, खराब अंडे जो है वो, या खराब अंडा, उसको बैड एग या बैड एग्स कहते हैं। तो डू नॉट बॉयल बैड एग्स, खराब अंडे मत उबालिए। एक्सक्यूज मी, डू नॉट बॉयल एनी बैड एग, एनी का मतलब है कोई। एक्सक्यूज मी हम पहले भी पढ़ के आए हैं, ये मैजिक वर्ड्स में था कि माफ कीजिए। तो अब मैं इसका तर्जमा करता हूँ, एक्सक्यूज मी, डू नॉट बॉयल एनी बैड एग, माफ कीजिए, कोई खराब अंडा मत उबालिए। एनी का मतलब है कोई। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, नेवर बॉयल एनी बैड एग, कभी कोई खराब अंडा मत उबालिए। अगर ये कहना हो तो आप कहेंगे नेवर बॉयल एनी बैड एग। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डू नॉट बॉयल एनी बैड एग फॉर मी इन द मॉर्निंग,
मेरे लिए सुबह के वक्त कोई खराब अंडा मत उबालिए। तो नेक्स्ट तरह देखते हैं, ये रिक्वेस्ट की जा रही है मदर से, तो इसको किस तरह से स्टार्ट करेंगे। एक्सक्यूज मी मॉम, अम्मी जान माफ कीजिए। डू नॉट बॉयल एनी बैड एग फॉर मी इन द मॉर्निंग, मेरे लिए सुबह के वक्त कोई खराब अंडा ना उबालिए। तो मैं इसको दोबारा से पढ़ता हूँ विदाउट उर्दू ट्रांसलेशन, यानी उर्दू के बगैर। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको ऊंची आवाज में बोलना है ताकि आपके कानों तक आवाज पहुंच सके। जब आपके कानों तक आवाज पहुंचती है तो आपके मुंह के, गालों के और थोड़ी के ये सारे मसल, गले के मसल ये जो है वो मुताबिक बन जाते हैं इसको बोलने के। लेकिन अगर आप इसको हेड में यानी दिमाग के अंदर पढ़ेंगे तो आप स्पोकन इंग्लिश का जो लेवल है उसको अचीव नहीं कर सकेंगे। इस वजह से आपने ऊंची आवाज में पढ़ना। अगर आपको ये पता चलता है कि आपके पढ़ने से कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो थोड़ी सी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पे तन्हाई हो, ताकि आप आसानी से इसको पढ़ सकें। डू नॉट बॉयल, डू नॉट बॉयल बैड एग्स। एक्सक्यूज मी, डू नॉट बॉयल एनी बैड एग। नेवर बॉयल एनी बैड एग। Do not boil any bad egg for me in the morning. Excuse me, Mom. Do not boil any bad egg for me in the morning. तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब हम ये आज एक चीज पढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो पहले भी हम वर्ब पढ़ रहे हैं, लेकिन फ्रेजल वर्ब में और खाली सिंपल वर्ब में क्या फर्क है। तो मैं यहाँ पर फ्रेजल वर्ब लिखूंगा और आपके सामने ये मैं सबसे पहले ये लिख रहा हूँ गेट अप। नेक्स्ट है टेक ऑफ, नेक्स्ट है गिव अप, फिर आगे है ब्लो आउट। इसको आउट नहीं कहना आपने, आउट कहना आपने, ब्लो आउट। नेक्स्ट है बटन अप। तो ये मैंने फ्रेजल वर्ब यहाँ पे लिखे हैं, इसको जरा समझते हैं। आप देखें, गेट हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है हासिल करना। टेक का मतलब है लेना, गिव का मतलब है देना। ये ब्लो आपने नहीं पढ़ा, इसका मतलब है फूंक मारना। और बटन ये है जो कि आप की शर्ट के साथ, कमीज के साथ, कोट के साथ लगे तो उसको बटन कहते हैं। आगे देखें, इसके साथ अजाफा किया गया है, यहाँ पर ये है अप, और यहाँ पर ये ओ डबल एफ ऑफ है, फिर है अप, फिर है आउट और ये अप। यानी आप देख रहे हैं कि वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई और एक वर्ड अटैच किया हुआ है, साथ लगा हुआ है। तो ये अप हो गया, ऑफ हो गया, अप, अप। इसको प्रेपोजिशन कहते हैं। इस प्रेपोजिशन का एक खास फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर हम इसको किसी और तरह से पढ़ेंगे। इसके लिए एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि प्रेपोजिशन क्या होती है। लेकिन अब मैं फ्रेजल वर्ब की तरफ आता हूँ। तो फ्रेजल वर्ब क्या है कि पहले तो फ्रेज को समझिए। फ्रेज क्या होता है, दो या दो से ज्यादा अल्फाज, शब्द या वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसके मानी कंप्लीट नहीं होते, मुकम्मल नहीं होते। तो क्या किया जाता है, वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन या कोई और वर्ड लगा दिया जाता है तो फिर वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। और उसके जो शुरू की जो वर्ब होता है उसके मीनिंग बदल जाते हैं, यानी मायने बदल जाते हैं। तो मैं आपको जरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम गेट अप में देखते हैं। देखें, गेट का मतलब है हासिल करना या पा लेना, लेकिन जब इसके साथ अप लग जाता है तो ये गेट अप बन जाएगा। तो गेट अप का मतलब होता है जागना या बेदार होना या उठना। तो ये फ्रेजल वर्ब क्यों जरूरी हैं, जो ब्रिटिश और अमेरिकन हैं वो इनको बोलना पसंद करते हैं। तो उनकी मूवीज देख लें, फिल्म्स देख लें, या उनकी रोजमर्रा की जो गुफ्तगू है उसको देख लें, तो वो उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से हमें फ्रेजल वर्ब के बारे में भी पढ़ना होगा। तो गेट अप का मतलब है जागना। इसके लिए एक सिंगल वर्ड भी है वर्ब, यानी अवेक। वो हम फिर कभी पढ़ेंगे, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि हमारी गुफ्तगू में फ्रेजल वर्ब भी आएंगे। नेक्स्ट जरा देखें, टेक का मतलब है लेना। टेक ऑफ का मतलब है उतार देना, यानी किसी भी चीज को उतार देना। गिव अप, गिव का मतलब है देना, लेकिन अप लगने की वजह से ये क्या हो गया, तर्क कर देना, छोड़ देना किसी चीज को। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना। ब्लो आउट का मतलब होता है फूंक मार के बुझा देना, जैसे किसी चिराग को, मोमबत्ती को, वगैरह वगैरह। इस तरह से ये बटन जो है वो कमीज के साथ लगे होते हैं। और बटन अप का मतलब ये है कि बटन बंद करना। तो गेट अप जागना, टेक ऑफ उतार देना, गिव अप तर्क कर देना, छोड़ देना, ब्लो
ब्लो आउट, ब्लो आउट का मतलब है फूंक मार के बुझा देना, बटन अप का मतलब है बटन बंद करना। तो इसके भी उसी तरीके से इन्फिनेटिव है और इसी तरीके से इसकी 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, तो उसको हम जरा पढ़ते हैं। अब इन्फिनेटिव देखते हैं, तो लिखा हुआ है टू गेट अप, इसका मतलब है जागना। टू टेक ऑफ का मतलब है उतारना या उतार देना। टू गिव अप का मतलब है तर्क करना या छोड़ देना। टू ब्लो आउट का मतलब है फूंक मारकर बुझाना। टू बटन अप का मतलब है बटन बंद करना। तो आगे हम इनकी 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ते हैं, जैसे V1, V2, V3। तो जरा देखें, गेट अप, गॉट अप, गॉट अप। टेक ऑफ, took off, taken off, give up, gave up, given up, blow out, blew out, blown out, button up, buttoned up, buttoned up। तो अब हम इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें इनके मीनिंग समझ में आ जाए, यानी मायने समझ में आ जाए। तो जरा देखिए आप, यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब, के फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल क्या है। तो सेंटेंसेस देखें इसके, जैसे ये लिखा हुआ है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे जाग जाइए, या सुबह जल्दी जागिए या जाग जाइए या बेदार हो जाइए। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, किसी को कहना कि सुबह सवेरे जल्दी उठना, तो कहना गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट जरा देखें, अगर किसी को कहना हो कि अपनी टोपी उतार दीजिए, तो उसको कहेंगे टेक ऑफ योर कैप, कि अपनी टोपी उतार दीजिए। अगर ये देखें लिखा हुआ है गिव अप स्मोकिंग, स्मोकिंग किसको कहते हैं, तंबाकू पीने को, सिगरेट पीने को, या और इस तरह की कोई चीज है तो उसको हम स्मोकिंग कहते हैं, या इसको सिगरेट नोशी कहते हैं। अगर किसी को कहना हो कि सिगरेट नोशी तर्क कर दें, छोड़ दें, तो आप क्या कहेंगे, गिव अप स्मोकिंग, सिगरेट नोशी छोड़ दीजिए। तो आगे जरा देखें, ब्लो आउट द कैंडल, कैंडल जो है वो मोमबत्ती को कहते हैं। अब जो इसके साथ लगा हुआ है द कैंडल, तो ये दी या दा का इस्तेमाल जो है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन जब ये किसी चीज के साथ लग जाता है तो वो खास बन जाती है। तो ये जो कैंडल जिसको बुझाने के लिए किया जा रहा है ये खास है। और दूसरी बात ये याद रखें, जिसको आप कह रहे हैं और कैंडल से पहले द लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कैंडल कहाँ पर है, यानी ये उसके पहले इल्म में होगी। इस वजह से दी का मतलब ये है कि आप किसी चीज को खास बना देते हैं, लेकिन हम इसको तफसील से बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इस सेंटेंस को याद रखिए कि अगर ये कहना हो कि मोमबत्ती बुझा दीजिए, तो आप क्या कहेंगे, ब्लो आउट द कैंडल या कैंडल। तो नेक्स्ट तरह देखते हैं, ये लिखा हुआ है बटन अप योर शर्ट, इसका मतलब है कि अपनी कमीज के बटन बंद कीजिए। तो ये शर्ट लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे आप कोट लिख सकते हैं, पैंट्स लिख सकते हैं, या और भी चीज जिसके साथ बटन लगे हुए हैं, तो आप कह सकते हैं बटन अप योर कोट, पैंट्स, या जो भी आप कहना चाहते हैं। तो मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, टेक ऑफ योर कैप, गिव अप स्मोकिंग, ब्लो आउट द कैंडल, बटन अप योर शर्ट। तो ये फ्रेजल वर्ब जो है वो बड़े ही लाजमी हैं और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको, ये जो आज हमने डिस्कस किए हैं, इसको याद कर लें। तो इस तरह से हम गाहे बगाहे जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। ये सीखना भी लाजमी है क्योंकि गुफ्तगू में सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो आगे ज़रा बढ़ते हैं। आगे है हमारे आज का द सेंटेंस ऑफ द डे। ये लिखा हुआ है, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। रिस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत करना, योर मीन अपने, टीचर्स का मतलब है असातिज़ा, उस्ताद को कहते हैं टीचर, और एक से ज्यादा हो तो उसको कहते हैं टीचर्स। तो उस्ताद का बहुत ज्यादा मकाम है। जिन कौमों ने तरक्की की है उन्होंने अपने टीचर्स को बहुत ज्यादा इज्जत दी है, इसी वजह से वो कौमें उरूज पर हैं। क्योंकि टीचर ही जो होते हैं वो तालीम देते हैं और लोग फिर जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं। तो इस वजह से ये नसीहत के तौर पर बच्चों को कह सकते हैं, स्टूडेंट्स को कह सकते हैं, या किसी को भी आपने कहना हो कि अपने असातिज़ा की इज्जत कीजिए, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। तो आज के लेक्चर को इधर ही फिनिश करते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ अल्लाह हाफिज, और अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।